अपन ने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, अब आवाज नहीं बिल्कुल, और अपन ने सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो डेफिनेशन दी है कौन से सेक्शन ने दी है? सेक्शन 4। कौन सा एक्ट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमने कहा था रिलेशन बिटवीन पर्सन्स दैट मींस एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, मिनिमम पार्टनर्स 2, मैक्सिमम पार्टनर्स 50। 50 की रेस्ट्रिक्शन कंपनीज एक्ट 2013 ने लगी। हु हैव एग्रीड, एग्रीड से एग्रीमेंट। पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या जरूरी है? एग्रीमेंट करना। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? क्या रिटन ही करना पड़ेगा या ओरल भी हो सकता है? ओरल भी हो सकता है। और रिटन एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं पार्टनरशिप, हाँ जी, तो उसे अलग लीगल एंटिटी कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी तो वो तब भी नहीं होगी। हाँ, कुछ बेनिफिट जरूर मिलेंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो। जैसे एक सबसे मेजर जो बेनिफिट है वो ये है कि कोई आप पर तो केस कर सकता है अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर पाओ। अगर आपको थर्ड पार्टी पर केस करना है तो पहले आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लेकिन ये डिसेबिलिटी इसलिए नहीं है कि ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग में ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। अगर आप चाहे ना कि मान लो आज मुझे केस डालना है तो पहले मैं जाकर क्या करा लूं? रजिस्ट्रेशन करा लूं और फिर उसके बाद में मैं केस डाल दूं। तो ये टेम्परेरी डिसेबिलिटी होती है, ये परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप कभी केस डाल ही नहीं सकते। तो थर्ड पार्टी तो नॉन रजिस्टर्ड फॉर्म पर केस डाल पाएंगी, लेकिन पार्टनर या पार्टनरशिप फॉर्म थर्ड पार्टी पर केस नहीं डाल। आगे बात समझ? ये फिर सीए फाउंडेशन में थ्योरी का पार्ट आता है आपके पास में। पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं अपन, इसी तरह अपन पढ़ते हैं पार्टनरशिप एक्ट, तो उसमें लास्ट यूनिट आती है नॉन रजिस्ट्रेशन की। तो वो नॉन रजिस्ट्रेशन के कंसिक्वेंसेस सुना क्या क्लास में थोड़ा सीरियस रहा करो लास्ट के, है ना, जब पढ़ रहे हैं तब। तो हमने कहा एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद एक्ट हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। यहाँ वर्ड से प्रॉफिट है, लॉस वर्ड नहीं है। ये तो जरूरी है कि सारे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे, बट ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स आपस में लॉस भी शेयर करें। क्या किसी पार्टनर को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है लॉस बेयर करने से? यस। कब? जब पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होगा कि एक पर्टिकुलर पार्टनर को लॉस बेयर नहीं करना, उसको एग्जेम्प्ट करना। क्लियर यहाँ तक? हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। क्या हम बैंक को लूटने के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं? क्या हम स्मगलिंग करने के लिए कर सकते हैं? क्या हम समाज सेवा करने के लिए? मीन्स क्या पार्टनरशिप चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए हम बना सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जिस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता, उस एक्टिविटी को अपन बिजनेस ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। बात समझ में आ गई यहाँ तक? किसी को कोई डाउट इसमें? लास्ट पॉइंट, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग म्यूचुअल एजेंसी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के लिए कि दो लोगों के बीच पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है। एक पार्टनर अपने एक्ट से बाकी, हाँ, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। अ पार्टनर एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल फॉर हिमसेल्फ एज एन एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स। अपने डिसीजन से बाकी सबको बाइंड करता है और दूसरों के डिसीजन से खुद भी बाइंड करता है। डेफिनेशन में कोई डाउट? सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप और कैरेक्टरिस्टिक दोनों हो गए डेफिनेशन। फिर अपने अगर पढ़े राइट्स ऑफ पार्टनर, कितने राइट्स पढ़े थे? 5। कितने राइट्स पढ़े? 5। अगर मैं कभी कभार बिजनेस में जाता नहीं हूँ, जाकर और मैं बुक्स देखना चाहूँ तो क्या मैं देख सकता हूँ? यस। क्या मैं उसकी फोटोकॉपी भी कर सकता हूँ? यस। तो राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी, पहला पॉइंट। दूसरा, कोई नया पार्टनर आ रहा है, क्या उसको आने से रोक सकता है कोई भी पार्टनर? यस। मीन्स अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है पहले से, तो एक भी पार्टनर ने अगर मना कर दिया कि नया पार्टनर को हमें एडमिट नहीं करना, तो क्या एडमिशन हो पाएगा या एडमिशन नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्लियर है? राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू। फिर अपन ने कहा था किसी को आने से रोकने का राइट और खुद जाने का राइट। बात समझ में आई थी? खुद जाने का राइट मतलब राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। और प्रॉपर नोटिस की बात आपको समझ में आती है? टेनेंट को अपन ने 1 महीने की बात करी, स्कूल में टीसी की 3 महीने की बात करी। जो भी पीरियड डिसाइड होगा उस पीरियड से पहले आपको बताना है कि मैं 6 महीने बाद रिटायर होऊंगा, तो आप रिटायर हो सकते हैं।
अगला पॉइंट था कि अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को क्या दे रखा हो, लोन दे रखा हो, तो उस पार्टनर का क्या उसके ऊपर राइट बनेगा कि उस पर क्या मिले उसको, इंटरेस्ट। किस रेट से, एग्रीड रेट से। और अगर एग्रीड रेट ना हो तो 6% पर एनम, और पर एनम का मतलब पूरे साल के लिए लोन दिया तो 6%, अगर साल से कम के लिए दिया तो हमें प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट? अगला लास्ट पॉइंट था कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर कोई खर्चा करता है तो उस पार्टनर का क्या राइट है, क्या राइट है कि उसको क्या किया जाए, रीइंबर्स किया जाए। पांचों राइट क्लियर हो गए। फिर अपन ने पढ़ा पार्टनरशिप डीड क्या है। हमने कहा द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड, जो पार्टनर्स में रिटन एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनरशिप की शर्तें लिखी है उसी को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स में क्या क्या आएगा, कभी भी कोई भी एग्रीमेंट होता है तो सबसे पहले एग्रीमेंट हो किन के बीच में रहा है, तो नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। बिजनेस किस चीज का होगा, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस कब से स्टार्ट करेंगे, डेट ऑफ कमेंसमेंट, सब कितना कितना पैसा लगाएंगे, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। बाकी 5 पॉइंट अकाउंट्स वाले थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो डाउट किसी को यहाँ तक? फिर अपन ने कहा कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, या फिर पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ कह नहीं रखा है अपन ने, तो क्या प्रोविजंस लगेंगे, किसके लगेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लगे। क्या कहते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे, इक्वल। 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1:1। क्लियर है यहाँ तक? अगले पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या हम देंगे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या नहीं देंगे, नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या लेंगे पार्टनर से या नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम, और आपने कहा पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं देंगे, नॉट अलाउड। क्लियर है यहाँ तक? ये भी पॉइंट हो गया। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, पार्टनरशिप पढ़ ली, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली आपने, राइट्स ऑफ पार्टनर पढ़ लिया आपने, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। राइट्स पढ़ने के बाद आपने पार्टनरशिप डीड पढ़ी, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स पढ़ लिया आपने। आपने कहा अगर पार्टनरशिप डीड ना हो या पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो क्या होगा, ये पढ़ लिया। क्लियर है यहाँ तक? फिर अपन ने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। अपन ने क्या कहा कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाएंगे जिसको अपन क्या कहते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? उसको अपन क्या कहेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने कहा था ये 12th क्लास में क्यों बनाते हैं, 11th क्लास में तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते ही नहीं थे, क्योंकि 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटर की बुक्स बनाते थे और सोल प्रोप्राइटर में सिंगल ओनर था, तो जितना भी नेट प्रॉफिट आता था पीएनएल के अंदर वो सारा का सारा प्रोप्राइटर उसी के कैपिटल में क्या कर देते थे, डायरेक्टली ऐड कर देते थे। क्लियर? लेकिन अब 12th क्लास में क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, क्योंकि 12th क्लास में अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में ओनर क्या है, 2 या 2 से ज्यादा। तो अगर यहाँ पर ओनर ज्यादा है तो जो नेट प्रॉफिट कमाया हमने वो तो किससे निकलेगा, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे ही बनेगा। तो पीएनएल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आया, क्या अब उसको ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? यस। और ओनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनता है, उसी को क्या कहते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको बताया था क्या ये प्रॉफिट के केस में ही बनता है, क्या ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही बनता है या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी बनता है? नहीं। तो हमने कहा था जनरली तो आप ये कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, बट एक केस ऐसा आएगा जब अपन समझेंगे कि लॉस के केस में भी अपने को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये अब 1 या 2 क्लास के बाद आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज मोस्ट प्रोबेबली हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट कर लेंगे।
अच्छा यहाँ तक पहुंच गए थे, फिर अपन ने पढ़ा दैट इज डिफरेंस बिटवीन, इसके बाद क्या टॉपिक था अपने पास, फिर हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्लियर है यहाँ पे? कितने पॉइंट्स थे इसमें? टोटल 6 पॉइंट थे, बट अभी तक शायद अपन ने 5 डिस्कस कर रहे थे, 5th पॉइंट पे थे, फिर टाइम देखा और फिर चल दिए शायद, ऐसा कुछ था। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था अपना? प्रिपेयर। पहला पॉइंट क्या था? प्रिपेयर। तो पीएनएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएनएल अकाउंट। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा था पर्पस, पीएनएल अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट अर्न्ड और नेट लॉस इन, भाई प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, ये निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट्स अर्न्ड अमंग द पार्टनर्स, जो प्रॉफिट हमें हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। 2 पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट था आपके पास दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। क्या पीएनएल अकाउंट के ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं? नहीं होते, क्योंकि कभी भी हमने देखा ही नहीं बाय बैलेंस बिड या टू बैलेंस। ग्रोस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है या नेट प्रॉफिट, ग्रोस लॉस से स्टार्ट होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पे खत्म हो जाता है। तो इसके अंदर कभी भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं होते। ठीक है, फिर 4th पॉइंट पढ़ा अपन ने, आइटम्स डेबिटेड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत करेंगे, है ना। और ये चीज बताते नहीं है टीचर्स, इस वजह से मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान रखना इसको। मैंने बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा हमने कहा था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, चार्ज का मतलब क्या बताया? कंपल्सरी पेमेंट है। चार्ज क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है, मतलब देना ही देना है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, देना ही देना है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। 11th क्लास में आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते थे, तो पीएनएल में कभी भी टू रेंट, टू सैलरीज, टू कोई भी एक्सपेंसेस डालने के लिए, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कुछ भी एक्सपेंस डालने के लिए क्या आप सोचते थे कि प्रॉफिट होगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर? नहीं। तो मतलब वो क्या कंपलसरी पेमेंट होती थी? यस। तो हमने कहा था कि जितने भी चार्ज होते हैं वो सारे के सारे किस में डेबिट करते हैं अपन? पीएनएल अकाउंट। क्लियर है? तो इसमें डेबिट होते हैं पीएनएल अकाउंट। फिर अपन ने बात करी एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अपन ने क्या कहा कि ये क्या है? ऑप्शनल पेमेंट है, कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट कम होगा तो कम देंगे, और नहीं होगा तो नहीं देंगे। हमने डायरेक्ट ये नहीं बोला प्रॉफिट होगा तो देंगे और नहीं होगा तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोला। हमने क्या बोला? प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट कम होगा तो कम देंगे, और प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चंस में यूज होगा। फिर अपन ने बात करी थी कि अगर हम कभी भी पार्टनर के अलावा किसी को कुछ भी दे रहे हैं, कभी भी अगर हम पार्टनर के अलावा किसी को कुछ भी दे रहे हैं, तो वो हमेशा क्या होगा? चार्ज या एप्रोप्रिएशन? चार्ज। बाहर वालों को कभी भी कुछ भी पे करना है तो ऑप्शन तो होगा ही नहीं, कंपलसरी अपने को देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो उसको क्या बोलेंगे अपन? चार्ज अगेंस्ट। लेकिन अगर पार्टनर को दे रहे हैं तो क्या वो हमेशा एप्रोप्रिएशन होगा, या वो चार्ज भी हो सकता है? चार्ज भी हो सकता है। पार्टनर के अलावा कुछ देंगे तो वो क्या होगा? आपके पास चार्ज होगा, लेकिन पार्टनर को कुछ देंगे तो वो चार्ज भी हो सकता है और वो एप्रोप्रिएशन भी हो सकती है। क्लियर है? चार्ज और एप्रोप्रिएशन दोनों हो सकते हैं। ठीक। हमने कहा कि अगर हम चार्ज की बात, इसमें पार्टनर को पार्टनर की कैपेसिटी में कुछ दे रहे हैं तो वो एप्रोप्रिएशन होगी, और पार्टनर को अदर कैपेसिटी में अगर हम कुछ पे कर रहे हैं, अदर कैपेसिटी का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, रेंट पेड टू अ पार्टनर। हमने पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर की बिल्डिंग किराए पे ले रखी, अगर उस पार्टनर की बिल्डिंग हमने किराए पर ले रखी है तो क्या हमें उनको रेंट देना पड़ेगा भले ही लॉस हो जाए? यस, क्योंकि पार्टनर वो पार्टनर की कैपेसिटी में रेंट नहीं मांग रहा आपसे, वो आपसे लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में रेंट मांग रहा है आपसे। क्लियर है? सेम विद अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को क्या दे रखा है? लोन, तो उस पार्टनर का राइट है कि वो क्या मांगे? इंटरेस्ट मांगेगा। क्या ये जो इंटरेस्ट है ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है?
लॉस होगा क्या तब भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा? यस, क्योंकि वो लेंडर की कैपेसिटी में आपसे इंटरेस्ट मांग रहा है, ना कि आपसे पार्टनर की कैपेसिटी। क्लियर हुआ? दो एग्जांपल थे पार्टनर के केस में। मैनेजर्स कमीशन क्या होगा, चार्ज या एप्रोप्रिएशन? चार्ज। बात समझ में आ गई? मींस पार्टनर के अलावा किसी को कुछ भी देंगे तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पार्टनर को कुछ देंगे तो कैपेसिटी चेक करना, अदर कैपेसिटी में दे रहे हैं तो चार्ज, अदरवाइज अगर पार्टनर की कैपेसिटी में दे रहे हैं तो एप्रोप्रिएशन। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? बहुत बार रिपीट होगा, अभी तो पता नहीं कितनी बार रिपीट होगा, डेली क्लास में आते यही काम करना है। ठीक, बहुत टाइम है हमारे पास, सिलेबस बहुत छोटा सा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बच्चे क्वेश्चन पे ज्यादा भागते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना क्वेश्चन पे तब पहुंचे जब उसके लिए हम तैयार हो जाए, और उसके बाद जब करेंगे तो लाइन से करेंगे। फिर ये अपने को बीच में ये टॉपिक समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा आज ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज एक बार सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर साथ साथ क्वेश्चंस लगातार लाइन से कर देंगे। यहां तक बात समझ पा? ठीक। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बाद मैंने आपको फिफ्थ पॉइंट बताया था मैचिंग प्रिंसिपल। बताया था मैचिंग प्रिंसिपल की बात हुई थी। मैचिंग प्रिंसिपल नाम की बात चल रही थी, है ना, कि मैच करेंगे किसको किसके साथ मैच करेंगे, एक्सपेंसेस को इनकम के साथ मैच करेंगे, लेकिन ये दोनों मैच करने के लिए क्या होने चाहिए, सेम पीरियड की होनी चाहिए। अगर आपने इनकम किसी और पीरियड के ले ली और एक्सपेंसेस किसी और पीरियड के ले लिए तो उस सिचुएशन में आपका प्रॉफिट सही नहीं आएगा। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट करेक्ट नेट प्रॉफिट करेक्ट नेट लॉस आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड्स आर टू बी मैच्ड। क्लियर है यहाँ पर? तो मैचिंग प्रिंसिपल मुझे बताओ, जब पीएनएल अकाउंट बनाते हो तो पीएनएल अकाउंट तो अपन एक पीरियड के लिए बनाते थे, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो उसके अंदर क्या अपन कोई पहले की इनकम लेते थे या कोई पहले का एक्सपेंस लेते थे, क्या कोई बाद की इनकम या बाद का एक्सपेंस लेते थे? नहीं, अपन एडजस्टमेंट कर लेते थे, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्रूड एंड एक्रूड का। क्लियर है? तो मतलब क्या पीएनएल अकाउंट बनाते टाइम क्या उसी पीरियड की इनकम ली जाती है और उसी पीरियड के एक्सपेंस लिए जाते हैं? यस। तो क्या पीएनएल अकाउंट बनाते टाइम क्या हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं या नहीं करते? करते हैं। क्लियर है यहाँ पर? जबकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने कहा था ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हो सकते हैं। तो मुझे बताओ पिछले साल का प्रॉफिट अगर इस साल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या इस साल का प्रॉफिट अगले साल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। मैचिंग प्रिंसिपल तो तब फॉलो होता कि इस साल का प्रॉफिट इसी साल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब होता, बट अभी ये फॉलो नहीं हो रहा। तो मैचिंग प्रिंसिपल पीएनएल अकाउंट बनाते टाइम तो अपन फॉलो कर रहे हैं, बट पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते टाइम अपन फॉलो। क्लियर है यहां तक? लास्ट पॉइंट है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन क्या पीएनएल अकाउंट बनाते टाइम देखने की जरूरत है अपने को? नहीं, पहले भी नहीं देखते थे, अभी भी नहीं देखते। पीएनएल अकाउंट में सिर्फ एक ही ऐसा आइटम है जो पार्टनरशिप डीड से रिलेट कर सकता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड से कोई लेना देना नहीं है पीएनएल अकाउंट बनाते टाइम। बट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए क्या आपको पार्टनरशिप डीड देखनी पड़ेगी? यस, वो आपको देखनी। यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये अपना डिफरेंस भी कंप्लीट हो। बताओ यहां तक किसी को कोई भी डाउट है इन टॉपिक्स में तो बता दो। आज अपने को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखना है। ठीक है, तो आज अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखें। मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको कि जो आपके पास ये बनता है ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, तो यहां पर क्या आ जाता है अपने पास, टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आने का मतलब पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस है। इस पर बात हो चुकी है हमारी कि जब भी प्रॉफिट होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस है। वैसे भी ये बैलेंस यहाँ क्यों लिखा गया है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसलिए क्रेडिट बैलेंस। मैथमेटिक्स में भी प्लस और माइनस जब करते हो तो जिसका साइन बड़ा होता है वही आता है, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है, क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंस क्रेडिट, है ना, डेबिट साइड आएगा बट इक्वल करने के लिए। लेकिन बैलेंस कौन सा होगा, ये क्रेडिट बैलेंस। तो ये प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस है? दैट मीन्स पीएनएल अकाउंट का क्या बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। और अकाउंट्स में किसी को भी खत्म करना है तो उल्टा करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है, डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट। अब इस प्रॉफिट को आपको कहां पर भेजना है, कौन से अकाउंट में? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजने की एंट्री क्या हो जाएगी, ये क्रेडिट था तो इसको क्या करेंगे, अब डेबिट करेंगे। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कौन से अकाउंट में चला जाएगा प्रॉफिट? अब
पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्री में कोई डाउट? ये बार बार रिवाइज करनी है एंट्रीज अपने को स्टार्टिंग में बनाते टाइम, ठीक है। तो ये एंट्री अब पोस्ट कैसे करेंगे, एंट्री आ गई सबको समझ में, क्योंकि नेट प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, और अब उसको ट्रांसफर करना है तो क्या करेंगे, डेबिट। और कौन से अकाउंट में चला गया प्रॉफिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो क्रेडिट बैलेंस किसका हो जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। जिसमें भी प्रॉफिट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस। तो यहां तक कोई दिक्कत? अब पोस्टिंग की बात करी थी तो मैंने पोस्टिंग के रूल बताया आपको कि जो भी अकाउंट बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, उसको देखो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट, तो क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो उसकी कौन सी तरफ पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे, और क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल। यहां तक बात समझ में आ गई? यहाँ पे बाय पीएनएल लिखना है, बच्चे लिखते हैं इसको बाय नेट प्रॉफिट, जो टेक्निकली गलत है, बट लिखना है बाय पीएनएल अकाउंट, और यहां आना चाहिए नेट प्रॉफिट, अमाउंट जो भी दे रखा है। इस नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, बिना इसके बाद बनेगी। वो चार्ज और एप्रोप्रिएशन जो सिखाया था वो इसी के लिए सिखाया था, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, कि ये बताओ जितने भी चार्ज होते हैं वो सब अपन कहां डालते हैं, किसमें, पीएनएल के अंदर। यहाँ पे जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब कहाँ आते हैं अपने पास, ट्रेडिंग पीएनएल में। यहाँ आगे चार्ज है कैश प्रॉफिट, क्लियर है। और जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं वो सब कहां डेबिट करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये बात समझ में आती है? तो मुझे ये बताओ कि जो ये वाला जो प्रॉफिट है, ये चार्ज के पहले का प्रॉफिट है या चार्ज के बाद का प्रॉफिट, बाद का प्रॉफिट है। तो ये क्या है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस, प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस, सारे चार्जेस के बाद का प्रॉफिट है, ध्यान रखना। क्या ये एप्रोप्रिएशन के बाद का प्रॉफिट है या पहले का प्रॉफिट है, बट बिफोर ऑल, ये दिमाग में छप जानी चाहिए लाइन। ये प्रॉफिट क्या है, सारे चार्जेस के बाद का प्रॉफिट है और सारे एप्रोप्रिएशन से पहले। ये प्रैक्टिकली हर सवाल में लगभग हमें चेक करना है कि जो प्रॉफिट गिवन है क्या वो नेट प्रॉफिट दे रखा है या कोई और प्रॉफिट दे रखा है। और अगर कोई और प्रॉफिट दे रखा है तो हमें उसमें प्लस माइनस एडजस्टमेंट करके क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आई? आप खुद समझदार हैं कि अगर कोई एप्रोप्रिएशन लेस करने के बाद का प्रॉफिट दे दूं, मान लो पार्टनर को सैलरी दे दी अपने पास, मैंने कहा प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, इस पर पूरी एक क्लास लग जाती, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। सैलरी दी है पार्टनर को 25,000 और प्रॉफिट कितना है 2 लाख। 25,000 सैलरी देने के बाद पार्टनर को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 लाख रुपए। तो मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना है, 2,25,000। कैसे निकाला आपने, आपने कहा कि ये जो पार्टनर सैलरी है चार्ज है या एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन, क्योंकि पार्टनर को रेम्युनरेशन पार्टनर कैपेसिटी में देते। अगर ये एप्रोप्रिएशन है तो हमें प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से पहले वाला चाहिए होता है या बाद वाला चाहिए, पहले वाला चाहिए होता है। और ये आफ्टर दे रखा है, तो आफ्टर को बिफोर, सैलरी देने के बाद 2 लाख है, तो सैलरी देने से पहले कितना था, 2,25,000। कोई डाउट किसी को? हाँ अभी समझा। ये बताओ पहले मुझे ये बताओ, जो ये नेट प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट क्या है, क्या सारे चार्जेस के बाद वाला प्रॉफिट है, सारे चार्ज कहां डेबिट होते हैं, पीएनएल अकाउंट, तो क्या सारे चार्जेस के बाद वाला प्रॉफिट है, यस। क्या सारे अप्रोप्रिएशन से पहले वाला प्रॉफिट है, यस। तो ये लाइन याद रखनी है अपने को कि जब भी नेट प्रॉफिट की बात होती है तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। क्लियर है, सारे चार्जेस के बाद, मतलब कोई भी ऐसा चार्ज नहीं होना चाहिए जो इस प्रॉफिट में से डिडक्ट ना हो रखा हो, और कोई ऐसी एप्रोप्रिएशन नहीं होनी चाहिए जो इसमें से डिडक्ट हो रखी हो। समझ में आ गई बात? कोई डाउट किसी को? तो अब मैं आपसे बात करता हूं इसी के ऊपर, प्रॉफिट बिफोर रेंट पेड टू अ पार्टनर।
ये समझ लो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बीच के पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ये उनमें लाइन आएंगी आपको, फिर आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं पहले ही आपको ये सब करा रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन करते टाइम अपने को तो सिर्फ क्वेश्चन करना है, उसके बाद ये नहीं है कि आप दिमाग लगाएं कि ये कैसे हो। हमने कहा प्रॉफिट बिफोर रेंट पेड टू अ पार्टनर। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया और रेंट हमने पार्टनर को पे किया है 20,000। मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना है, कितना होगा? 80,000। बात समझ में आ रही है? कैसे करते हैं? जब भी ये लाइन लिखी हो, कोई भी लाइन हो, कितनी लंबी लाइन हो, आपको करना क्या है, आराम से उसको पढ़ना है। ये देखो सबसे पहले तो बिफोर दे रखा है, रेंट पेड टू अ पार्टनर, तो जो भी आइटम उसको डिसाइड करो कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन। तो रेंट पेड टू अ पार्टनर चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? चार्ज। और अगर ये चार्ज है तो मुझे बताओ हमें चार्ज से पहले का प्रॉफिट चाहिए होता है या चार्ज के बाद का प्रॉफिट चाहिए? चार्ज के बाद। गिवन क्या है? बिफोर। तो क्या करना पड़ेगा आफ्टर बनाने के लिए? ये रेंट पे करने से पहले 1 लाख का प्रॉफिट है, तो रेंट पे करने के बाद कितना प्रॉफिट होगा? तो क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस, तो 1 लाख माइनस 20। क्या बात समझ में आ गई? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 50,000, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज 3,000। बताओ नेट प्रॉफिट कितना होगा? क्या कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं? नहीं। कैसे डिसाइड करते हैं अपन? जो भी आइटम है सबसे पहले तो उसको देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? चार्ज। चार्ज से पहले का प्रॉफिट चाहिए होता है या बाद का? बाद का। और दे भी क्या रखा है? बाद का। तो इसका मतलब क्या, ये नेट प्रॉफिट ही गिवन है। आगे बात समझ में आ? चल एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ये देखिए प्रॉफिट बिफोर partner salaries but after providing interest on capital is, दो अमाउंट बता देता हूं मैं आपको। पार्टनर सैलरी 30,000। मैंने क्या बताया नेट प्रॉफिट क्या होता है? वो लॉजिक समझ में आया ना? नेट प्रॉफिट क्या होता है? वो कोई रट्टा नहीं मारा हमने। नेट प्रॉफिट समझा कि नेट प्रॉफिट का मतलब है सारे चार्जेस तो पीएनएल में डेबिट होते हैं और सारी एप्रोप्रिएशन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो जो नेट प्रॉफिट है वो सारे चार्जेस के बाद और एप्रोप्रिएशन से पहले। क्लियर? तो वो हमने बिल्कुल समझ के कर लिया। अब इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है यही चीज की जो हमें चाहिए। वो कौन सा प्रॉफिट चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। अब बताओ पार्टनर सैलरी जो है वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन। ठीक है। अब बताओ एप्रोप्रिएशन से पहले चाहिए प्रॉफिट या बाद चाहिए? पहले। क्या गिवन है? बिफोर। क्या कुछ करना है अपने को? यहाँ पर आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? चार्ज या एप्रोप्रिएशन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन। पार्टनर को, पार्टनर की कैपेसिटी में पार्टनर है, इसी वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। क्लियर है? पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो चीजें ऐसी होती हैं जो कि इंटरेस्ट ऑन सॉरी एप्रोप्रिएशन होती है। ठीक है। तो ये क्या है आपके पास? एप्रोप्रिएशन। अब बताओ एप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट चाहिए? क्या दे रखा है? आफ्टर। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद 2 लाख है, तो देने से पहले कितना था? 2,50,000। मुझे बताओ 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद है। मेरे पास 2 लाख रुपए बचे हैं 50,000 देने के बाद, तो देने से पहले कितने थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं क्योंकि वो पार्टनर है, इस वजह से ही तो कैपिटल पे मिल रहा है। पार्टनर का मतलब क्या है? ओनर है, ओनर ने पैसा लगाया तो हम उसको उस पर क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं।
तो पार्टनर इस वजह से दे रहे हैं, पार्टनर को सैलरी भी इसी वजह से मिल रही है क्योंकि वो पार्टनर है, काम देख जो भी कर रहा है, देख रेख कर रहा है, काम कर रहा है, उसकी वजह से उसको सैलरी मिल रही है, तो भी वो पार्टनर के तौर पे। तो पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ ना बताए तो वो हमेशा क्या रहता है आपके पास, एप्रोप्रिएशन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कुछ भी लिख लेते हैं अपन, एक और लिख लेते हैं ये, कुछ भी आ सकता है। 1 लाख रेंट मान लेते हैं, 30,000 पे कर दिया, 4,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, चार्ज है अप्रोप्रिएशन, तो हमें चार्ज से पहले या बाद में चाहिए, क्या वही दे रखा है, कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। रेंट पेड टू अ पार्टनर, चार्ज या अप्रोप्रिएशन, चार्ज पहले चाहिए बाद में, बिफोर दे रखा है, तो रेंट देने से पहले 1 लाख है, तो रेंट देने के बाद कितना होगा आपके पास में, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आ गया सबको समझ में, ठीक। अब नेक्स्ट एक एंट्री और बताओ मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ, हम पार्टनर को देंगे या लेंगे, तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है, अगर ये एक्सपेंस है तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पता ना, जितने भी इनकम एक्सपेंसेस जितने भी हैं सब। और अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो रूल क्या लगाएंगे, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्या बात सबको समझ में आती, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट। किसको देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर, किसको देंगे, पार्टनर को देंगे। तो पार्टनर को कभी भी हम कैश में कुछ नहीं देते, पार्टनर के साथ जब भी कुछ लेना या देना है तो हम कभी भी कैश में नहीं करते, उसका अकाउंट हमारे साथ चल रहा है तो हम उसी में प्लस माइनस कर लेते। अब ये बताओ, अगर हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उसकी कैपिटल कम होगी या ज्यादा होगी, क्योंकि हम नॉन कैश ट्रांजेक्शन मानते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं जैसे हमने उसको दिया और उसने वापस बिजनेस में लगा दिया, इसको अपन ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमने उसको दिया और उसने वापस बिजनेस में ही लगा दी। तो मुझे बताओ उसकी कैपिटल कम होगी या ज्यादा होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल को ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बैलेंस कैपिटल का पढ़ा हुआ है आपने, क्रेडिट, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, कोई दिक्कत है इसमें। फिर दोबारा से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, पार्टनरशिप फर्म उससे उसको इस कैपिटल पर क्या देगी, इंटरेस्ट, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है ये, एक्सपेंस, अगर ये एक्सपेंस है तो कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो इसको डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। पार्टनर को देंगे तो उसकी कैपिटल कम होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, तो उसकी कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस एंट्री में कोई डाउट किसी को, प्रैक्टिस करनी घर पे ना। अब आपको पता है अकाउंट्स में जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, है ना, अकाउंट कितने होते हैं, पहली बात तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और थोड़ी देर शांत रहना, आप थोड़ी देर शांत रहना, ठीक है। उसी बताओ कि बैलेंस शीट में, अच्छा ये बताओ ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से अकाउंट, तो हमने कहा कि ट्रायल बैलेंस में तो सारे अकाउंट आते, तो उसका रीजन ये होता कि डेबिट क्रेडिट इक्वल ही तब होगा जब सारे अकाउंट लिखेंगे, अगर बीच में से कुछ अकाउंट गायब कर दिए तो डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम तो तभी चलता है ना, एक अकाउंट एक एंट्री में कोई सा भी अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो अमाउंट तो बराबर टोटल तब आएगा जब हम सारे अकाउंट्स को लेंगे। लेकिन बैलेंस शीट में कभी भी नॉमिनल अकाउंट्स नहीं आते, आप एग्जाम्पल से भी अगर बताते तो आपको समझ में आ जाता। पर्सनल अकाउंट का कैपिटल एग्जाम्पल है, आपके पास में कोई भी नाम डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, वो सब पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट की बात कर ले तो जितने भी एसेट्स है, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब रियल अकाउंट में आ गया था। नॉमिनल अकाउंट आप देखेंगे, कभी बैलेंस शीट में सैलरी देखा है, कभी बैलेंस शीट में सैलरी देखा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो उस वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हमें सैलरी देनी है, हाँ जिसको देनी है, बात वही, क्लियर। तो हमने कहा कि बैलेंस शीट में सिर्फ कौन से आते हैं, पर्सनल और रियल अकाउंट आते हैं, नॉमिनल अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं आते।
क्यों नहीं आते? क्योंकि इनको अपन क्या करते हैं, हर साल राइट ऑफ कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स क्या तो ट्रेडिंग में जाते थे या तो इवन जब आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, तो अपन यही देखते थे जितने नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो सब तो ट्रेडिंग में या तो पीएनएल में जाएंगे, और जितने आपके पास पर्सनल और रियल अकाउंट्स हैं वो सारे बैलेंस शीट। ठीक, तो क्या सीखा था कि नॉमिनल अकाउंट्स को अपन क्या कर लेते हैं, राइट ऑफ मेरा ट्रांसफर कर लेते हैं, ये जिस साल में आते हैं उसी साल में वापस चले जाते हैं। ठीक, तो अपन ने कहा ये नॉमिनल अकाउंट, अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ। और राइट ऑफ करने का मतलब अकाउंट्स में डेबिट है तो क्रेडिट, और क्रेडिट है तो डेबिट। तो यहाँ ये क्या था, डेबिट, तो क्या करूं, यहां तक बात समझ में आ गई? अगर चार्ज होते हैं तो किस में डेबिट करते हैं, पीएनएल अकाउंट में। अगर एप्रोप्रिएशन है तो किस में डेबिट करेंगे, एप्रोप्रिएशन में। तो कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अपन, चार्ज होता था तो क्या तो वो ट्रेडिंग में जाता था या तो वो पीएनएल में। क्लियर है यहाँ तक? जितने डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे वो सब ट्रेडिंग में, जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते थे वो सब पीएनएल। यहाँ तक कोई डाउट? इस एंट्री को पोस्ट करवा सकते हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, ये वाली एंट्री? अच्छा पहले तो ये बताओ, ये वाली एंट्री आएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में? नहीं है, क्योंकि इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन है ही नहीं। ये वाली एंट्री आएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड क्या आ जाएगा अपने पास, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टीचर इसको बनाकर शुरुआत ही कहाँ से करते हैं, सीधा बना बनाए दिखाएंगे आपको, और फिर बताएंगे जितना मिलेगा जो इनकम है वो सब इधर आ जाएगा, जितना भी देंगे वो सब इधर आ जाएगा। ठीक है, हाँ। और फिर जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो इधर है वो पार्टनर्स कैपिटल में इधर आ जाएगा, और जो इधर है वो इधर आ जाएगा। बस ये हो गया इनका कॉन्सेप्ट। किसी के देख लो आप, चाहे यूट्यूब पे देख लो चाहे कुछ भी देख लो, आपको ये मिलता है। वो इस पे मेहनत करने की कोशिश नहीं करता। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब सेम आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करवा सकते हैं। तो मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पार्टनर को देंगे या लेंगे? क्योंकि पार्टनर ने ड्राइंग निकाली है बिजनेस से, पार्टनर ने ड्राइंग निकाली है तो हम उससे क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो ये पार्टनरशिप फर्म की क्या है, अगर ये पार्टनरशिप फर्म की इनकम है तो कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। और अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो क्या करें, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब है ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, तो अपन ओनर से क्या कहेंगे, इस पे हमें क्या दो, इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट लेंगे तो हम, हमारे लिए क्या है ये, इनकम। पता ना हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस के लिए। पहला कॉन्सेप्ट यही होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग ओनर अलग। हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब बात कर रहे हैं कि हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है तो क्या है ये, इनकम। अगर इनकम है तो कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। क्या करेंगे, क्रेडिट। तो अगर इसको क्रेडिट करना है तो क्या होगा, टू इंटरेस्ट ऑन। पार्टनर्स को देंगे या लेंगे पार्टनर से, अगर पार्टनर से लेंगे तो उसकी कैपिटल कम होगी या ज्यादा होगी, कम। और कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, तो कम करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो कितनी आसान चीज है। फिर क्या बताया, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उन सबको क्या करते हैं, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उन सबको क्या करते हैं, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करेंगे तो ये बताओ, राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, डेबिट है तो क्या कर दो, क्रेडिट, और क्रेडिट है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो ये क्रेडिट है तो क्या करें, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और किस में भेजेंगे, ये एडिशनल इनकम है तो ये हमेशा किस में जाती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा किस में जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या पहले वाली एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्या दूसरे वाली एंट्री आएगी, यस। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। तो कौन सी तरफ एंट्री करूं, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय। अब बात करते हैं अपन पार्टनर को सैलरी, पार्टनर सैलरीज या रेम्युनरेशन, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं।
मुझे बताओ पार्टनर को सैलरी देंगे या लेंगे? एक्सपेंस या इनकम? कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है तो क्या करेंगे इसको? डेबिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट या रेम्युनरेशन अकाउंट डेबिट। पार्टनर को देंगे तो उसकी कैपिटल कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। तो कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। और राइट ऑफ करने का मतलब डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे। तो टू पार्टनर्स रेम्युनरेशन और पार्टनर सैलरी। ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? एप्रोप्रिएशन। अगर ये एप्रोप्रिएशन है तो कौन से अकाउंट में? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे क्या आएगा? पोस्ट करेंगे तो क्या पहले वाली एंट्री आएगी इसमें? नहीं, दूसरे वाली एंट्री आएगी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट या क्रेडिट? डेबिट हो रहा है तो कौन सी तरफ पोस्ट करेंगे? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स। ये भी समझ में आ गया होगा यहां तक। एक एंट्री और है रिजर्व के ट्रांसफर करने। रिजर्व के ट्रांसफर करने। मुझे बताओ रिजर्व अगर हमें प्रॉफिट में से, अभी प्रॉफिट है कौन से अकाउंट में? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अब उस अकाउंट से निकालकर प्रॉफिट किस में भेजना है आपको? रिजर्व। तो मुझे बताओ जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से भेजेंगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस क्या होगा? कम होगा। प्रॉफिट का बैलेंस था क्रेडिट, कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो क्या करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और रिजर्व भी एक तरीके का प्रॉफिट ही तो है जो हमने सेट असाइड किया हुआ है। तो जब भी किसी का रिजर्व हो, प्रोविजन हो, इनका बैलेंस क्या रहता है? ऑलवेज क्रेडिट ही रहता है, क्योंकि ये भी प्रॉफिट नेचर के ही है। हमारा प्रॉफिट ही तो है, बस अलग से रखा हुआ है अपन। पार्टनर्स को ना बांट कर अपने पास रख लिया। तो रिजर्व बनाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। कोई दिक्कत यहां तक? तो क्या एंट्री आ जाएगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है? डेबिट। तो पोस्टिंग डेबिट साइड करेंगे और क्या लिखेंगे? दैट इज टू रिजर्व। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। देखो रिजर्व में प्रॉफिट कौन से अकाउंट में? अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब इससे प्रॉफिट निकाल के क्या करना है? रिजर्व में डाल। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट है तो कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अब प्रॉफिट रिजर्व में जा रहा है तो वो भी तो एक प्रॉफिट ही है, तो उसका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर? जिसमें प्रॉफिट होता है रिजर्व्स का बैलेंस हमेशा क्या रहेगा? क्रेडिट। प्रोविजंस का बैलेंस क्या रहता है? ऑलवेज क्रेडिट। यहां तक बात समझ में आ गई? अब लास्ट में ये सारा काम करने के बाद तो इतना प्रॉफिट अपने पास में था। टोटल कितना प्रॉफिट? ये प्रॉफिट। और इतने में से अपन ने इतना तो प्रॉफिट बांट दिया या रिजर्व में डाल दिया। तो बाकी का जो बैलेंस बच गया इसको अपन बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको अपन? मतलब ये प्रॉफिट किस में बांट देंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर पीएसआर। उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके हिसाब से अपन बांट। तो इसको बांटेंगे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी? तो मुझे ये बताओ प्रॉफिट कौन से अकाउंट में है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब प्रॉफिट को बांटना है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस खत्म करना है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और ये प्रॉफिट किसको देना है? पार्टनर्स को। तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो दैट इज टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये एंट्री क्या पोस्ट हो जाएगी इसके अंदर? टू पार्टनर्स कैपिटल। ये बात समझ में आई यहां तक? ठीक है।